डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि एक तरफ तवानाई के सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, अगर मशरक़ वस्ता के ममालिक को देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज जो उनकी है वो जिस तरीके से हिली है उसका अंदाज़ा पूरी दुनिया को बखूबी हो चुका। जो खित्ते के ममालिक हैं उन्हें किस तरीके के असरात का सामना करना पड़ रहा है ये भी वो ममालिक जानते हैं। तेल की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हुआ, आबनाए हरमुज़ बंद होने से दुनिया का जो गला है वो किस तरीके से घोंटा जा रहा है या उनका सांस किस तरीके से इस वक्त मुश्किल हो रहा है, इस पूरे मंजरनामे पे आप क्या राय रखते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान किस सेक्टर में हुआ है और आने वाले दिनों में होगा क्या? शुक्रिया, बहुत बहुत। देखें, आपने खुद ही बता दिया, सबसे ज्यादा नुकसान तो टेक्निकली जंग में ईरान के लोगों का, इजराइल के लोगों का, साइंसदान, फौजी अफसरान, लीडर्स ये मरे हैं, लोग जख्मी हुए हैं। दोनों मुल्क 50-70 साल पीछे चले गए हैं, मगर उसके साथ साथ जो सारी दुनिया है उसको, ईरान को तो शायद जिस तरह तेल महंगा होगा, ईरान को और जो तेल बेचने वाले मुल्क हैं उनको फायदा होगा। हालांकि ईरान ने कहा कि अभी हम बेच नहीं रहे तेल, मगर जो हमारे जैसे मुल्क हैं जो एनर्जी डिफिशिएंट है उनको तो बहुत नुकसान होगा। 55 रुपए इजाफा कर दिया गया इस बुनियाद के ऊपर कि ये हम किफ़ायत शारी या मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अगर किफ़ायत शारी करना होती और आपको ये खदशा होता कि आप जो है वो मुस्तकबिल में तेल से महरूम हो सकते हैं, तो जिस तरीके से अब किया जा रहा है कि मार्केट्स 10 बजे बंद होंगी, अब किया जा रहा है कि आप जो है मोटरवे के ऊपर स्पीड जो है वो 120 की बजाय 100 रखेंगे, तो इस तरह के इकदाम किए जाते तो मालूम भी पड़ता कि ये किफ़ायत शारी है। ये 55 रुपए बढ़ा देना और फिर दूसरी तरफ हाई ऑक्टेन बढ़ाने की आप बात करते हैं, 200 रुपए की बजाय आप पहले 200 का ऐलान किया जाता है, फिर 275 रुपए ऐलान कर दिया जाता है, 610 रुपए फी लीटर हाई ऑक्टेन हो चुका है। तो ये कौन से कुलिये, ये नुस्खा कीमिया के तहत हमारा हिसाब किताब हो रहा है और हमसे जो है वो पैसा बटोरा जा रहा है। ये एक और चीज भी महंगी हुई, वो मिट्टी का तेल है जो आम आदमी शायद इस्तेमाल करता है और ये सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। बात ये है, जो बात आपने बड़ी पर्टिनेंट की है कि हमारे हुक्मरानों के जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं वो कोशिश उनकी, वो बेशक IMF में बैठे हों या इन्हीं के पास बैठे हों, उनकी कोशिश है कि हर तरीके से पैसा कमाया जाए जिससे फिर कारें खरीदी जाएं, हवाई जहाज खरीदे जाएं, अपनी ऐशो इशरत। तो हमारा एक वॉप्ड किस्म का माइंड फ्रेम है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी किफायत शारी से नहीं चलती, ये पुराने फ्यूडल तरीके हैं। कैपिटलिज्म में जो है वो डिमांड साइड जो है वो लोगों की आमदनियां बढ़ा के प्रोडक्शन ज्यादा करके चला करती है, एक्सपोर्ट्स ज्यादा करके इकोनॉमी चलती है। मुझे तो ये कभी समझ नहीं आई। ये बात सही है कि जब ये महंगा करते हैं तो इनका ख्याल है कि डिमांड कम हो जाएगी, मगर जिनका महंगा किया उनके पास इतना इलीगल पैसा है। एक सवाल है, बुनियादी तौर पे कहा जाता है तकरीबन 210 अरब रुपए जो है ये हाई ऑक्टेन से कमाए जाएंगे। अब एक शख्स के पास एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है, वो हाई ऑक्टेन की जगह दूसरा पेट्रोल डलवा सकता है, तो वो हाई ऑक्टेन की तरफ क्यों जाएगा? तो जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो फिर आपने वो 210 अरब रुपए कमाने कहां से हैं? फिर उसका लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है? अब तो वो जो अनलेडेड पेट्रोल है वो उतना ही अच्छा है इन गाड़ियों के लिए जितना हाई ऑक्टेन है। तो ये इशू, आपकी बात सही है, सही नहीं है कॉन्टेक्स्ट। बट देखें, बात ये है कि जो गवर्नमेंट के माइंड फ्रेम्स हैं वो पैसा कमाने के लिए हैं, वो मरातें देने के लिए नहीं। आपने 110 अरब की बात की, तो नहीं, शिफ्ट हो जाएंगे वो दूसरे पेट्रोल पे। मगर सवाल ये है कि क्या हाई ऑक्टेन जो इतना महंगा किया है उसके अंदर पेट्रोल पंप वाले हाई ऑक्टेन ही बेचेंगे कि हमारे मुल्क में एक और भी तो है ना कि मिलावट कर देते हैं, वो सादा तेल बेच लेंगे इतने पैसों का। तो कौन देखने वाला है इनको, कौन चेक करने वाला है?
तो जब तक ट्रांसपेरेंसीज नहीं आती और माइंड फ्रेम नहीं आते, अभी तो एक भी शिप हमें नहीं आया बाहर से, जिस तरह बात आपने भी की, तो ये महंगा करने की जवाज नहीं थे। और बहुत सारे तरीके हैं। चले सर, ये तो हमारी सितम ज़रीफ़ी है, हम नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, हमको गुजरते रहना है, हमारे लिए मुश्किलात तो रहनी है। मैं मजमूई तौर पे ख़ित्ते की अगर बात करूं, जिस तरह आपने हवाला दिया कि टूरिज़म मुतासर हुआ इन अरब कंट्रीज़ का, तवानाई जो इनकी मुतासर हुई, LNG जो है वो 17% जो है कतर का वो प्लांट जो है वो बंद हो गया, अब उसको भी अरबों डॉलर्स का जो है वो नुकसान होना है। तो एविएशन की इंडस्ट्री भी आपने पहले मेंशन कर दी कि वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। अब ये जो रीअलाइनमेंट होगी, उस रीअलाइनमेंट में आप ताकत का जो झुकाव है वो किस तरफ देखते हैं? देखें जी, बात ये है कि मेरा जो माइंड फ्रेम है, मैं उसमें एक और बात भी आप जो कर रहे थे कर दूं कि हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ हैं उन्होंने पैसा भेजा है, अपना जो भी वहाँ सेविंग थी वो भेजा है। इस दफ़ा आपके रिजर्व्स बढ़े हैं क्योंकि वो पैसा, मगर उनकी जॉब्स भी तो मुतासर होंगी। अब रीअलाइनमेंट की जो बात आप कर रहे हैं, देखिए कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है। हमारे और हमारे जैसे मुल्कों, हिंदुस्तान समेत और अरबी मुल्कों समेत, ये लोग इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क, इंग्लिस्तान और अमेरिका के साथ ज्यादा अलाइंड हैं। इनकी जायदादें वहाँ हैं, इनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, इनके कारोबार वहाँ है। तो रीअलाइनमेंट, और ये ईरान से और चीन से और रूस से डरते भी हैं किसी न किसी वजह से, मुझे नहीं समझ आई किस वजह से। चीन का तो चले कम्युनिस्ट है निजाम, तो इसलिए रीअलाइनमेंट जो है ये फिर ब्लैकमेल हो जाएंगे। हम खुद इस वक्त बहुत प्रिकेरियस पोजीशन में है कि चीन से भी दोस्ती है, ईरान से भी दोस्ती है और अमेरिका से पैसे लिए हुए हैं, और हमें भी समझ नहीं आ रही कि हमने रीअलाइनमेंट कैसे करनी है। तो आई थिंक इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं हमारी अपर क्लासेस के वेस्ट और अमेरिका के साथ ही रहेंगे। आप देखें, टर्की और पाकिस्तान बिल्कुल तकरीबन खामोश हैं सारे, मिस्र भी खामोश है, वो जॉर्डन भी खामोश है, क्योंकि वो रीअलाइनमेंट कर नहीं सक रहे इस सारे के अंदर। बट एट द सेम टाइम नई पावर्स जो हैं, ब्रिक्स जो है, पावर शिफ्ट होनी है, और आने वाले दिनों के अंदर ये रीअलाइनमेंट और नई सफबंदियां जो है किसको फायदा देंगी किसको नुकसान, ये एक देखने की जरूरत है।